कक्षा द्वादश के प्रिय भैयाओं, चलिए आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, वर्किंग विथ फंक्शन। हम लोग का तीसरा चैप्टर है वर्किंग विथ फंक्शन। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन, फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग का होगा कि पाइथन में हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन फंक्शन, फंक्शन में कंट्रोल का फ्लो कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि हम फंक्शन में पैरामीटर या आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पैरामीटर क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। फिर हम कोई वैल्यू किसी फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के अंदर रिटर्न करेंगे, यानी कि भेजेंगे। और सातवां हम लोगों का टॉपिक होगा स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। जब हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते हैं, मॉड्यूलर यानी कि जब हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल यानी कि छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम हमको बनाना है, तो कैलकुलेटर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कैलकुलेटर का ऐड ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है और डिवीजन ऑपरेशन होता है। इस तरीके से अगर हमारे प्रोग्राम के कई मॉड्यूल हैं, कई फंक्शन हैं, कई कार्य हैं, फंक्शन मीन्स होता है कार्य, अगर हमारा प्रोग्राम एक से अधिक कार्य को परफॉर्म कर रहा है तो हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एक सब रूटीन बनाएंगे हम ऐड का, एक सब रूटीन बनाएंगे हम सब्ट्रैक्ट का, एक सब रूटीन बनाएंगे हम मल्टीप्लाई का, और एक सब रूटीन बनाएंगे हम डिवीजन का। और बाद में उन सबको एक साथ हम इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हम देखेंगे कि कौन सा मॉड्यूल नहीं रन कर रहा है। जैसे कैलकुलेटर बना लिए तो ऐड सही चल रहा है, सब्ट्रैक्ट सही चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन सही चल रहा है, लेकिन अगर डिवीजन ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो हमें केवल उसी मॉड्यूल को ठीक करना होगा। या भविष्य में नई चीज़ें ऐड करनी होती हैं तो जिस फंक्शन में हमें ऐड करना होता है तो उसी मॉड्यूल में हमें काम करना होता है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमारे प्रोग्रामिंग टास्क को मिनिमाइज कर देता है, रिड्यूस कर देता है और इजी बना देता है। जैसे आप लोग इंग्लिश में पोएम देखे होंगे जिसमें 4 लाइन नई होती है और 2 लाइन कॉमन होता है, फिर 4 लाइन नई होती है, फिर 2 लाइन कॉमन होता है। तो जो कॉमन होता है उसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं और जब उसकी आवश्यकता होती है तो उसे बुला लेते हैं। तो फंक्शन की डिफिनीशन हमारे स्क्रीन पर है। ए फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज, a function is block of statement, a function is piece of statement, a function is segment of statement, a function is fragment of statement। हमारे प्रोग्राम का वो एक छोटा सा हिस्सा होता है। A function is block of organized reusable code that is used to perform a single or related action। किसी काम को करने के लिए हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर लेते हैं और जब उसकी आवश्यकता होती है तो उसे बुला लेते हैं। इसलिए रीयूजेबल शब्द को जोड़ा गया है, यानी कि जब आवश्यकता होगी तो उसको बुलाएंगे तो एक बार आ गया, फिर बुलाए तो दोबारा आया, फिर बुलाए तो तीसरी बार आया। तो इसलिए इस कोड को रीयूजेबल बोलते हैं। जब आवश्यकता पड़ेगी उस कोड को हम बुला लेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, फंक्शन के कई नाम हैं, जिसे हम कोड भी कहते हैं, जिसे हम बिहेवियर भी कहते हैं, जिसे हम मेथड भी कहते हैं और जिसे हम सब रूटीन या सब प्रोग्राम कहते हैं। फंक्शन के कई नाम हैं, फंक्शन, कोड, बिहेवियर, मेथड एंड सब प्रोग्राम, जिसमें से कोड, बिहेवियर और मेथड टेक्निकल नाम हैं और इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अधिक करते हैं। तो फंक्शन ही कोड है, फंक्शन ही बिहेवियर है, फंक्शन ही मेथड है, फंक्शन ही सब प्रोग्राम है, फंक्शन ही रूटीन है, फंक्शन ही सब रूटीन है।
A function is piece of statement. A function is segment of statement. A function is fragment of statement. जो कि डिजाइन किया गया रहता है किसी सिंगल टास्क के लिए, या जो भी हम काम करते हैं उससे संबंधित टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं fx इक्वल टू 2x²। यह एक फंक्शन है और इस फंक्शन में जैसा हम x की वैल्यू देंगे वैसा रिजल्ट आएगा। अगर 1 देंगे तो 2 आएगा, 2 देंगे तो 8 आएगा। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी फंक्शन होता है, जिसे हम, अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना है तो हम पाइथन में लिखेंगे डेफ। डेफ का एब्रिविएशन होता है डिफाइन। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर उसके बाद से हम फंक्शन का नाम देंगे। जैसे कि हमने स्क्रीन पर हम एक एरिया फंक्शन बनाने जा रहे हैं। एरिया यह यूजर डिफाइन है, ये हम बना रहे हैं। जैसे हम कोई वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह से फंक्शन का नाम दे देंगे। तो हमने यहाँ पर एरिया नाम दिया है और ब्रैकेट में आर दिया है। हमने पहले भी कहा था कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि फॉलोड होते हैं लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस से, उसे हम फंक्शन कहते हैं। अगर पाइथन में कोई स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं और उसमें लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस का यूज हो रहा है तो वो फंक्शन है। जैसे कि इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, रेंज फंक्शन है, इंटीजर फंक्शन है, इवल फंक्शन है, एटसेट्रा। अगर हमारे स्टेटमेंट में पैरेंथेसिस का यूज हो रहा है, लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस का यूज हो रहा है तो वो फंक्शन है। तो यहाँ जो हम फंक्शन बना रहे हैं उस फंक्शन का नाम है एरिया। चूँकि पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है क्योंकि तभी वो फंक्शन कहलाएगा। और फंक्शन में जो पैरेंथेसिस है उसमें हम आर, एक वेरिएबल को भेज रहे हैं तो आर हमारा आर्गुमेंट कहलाएगा। और उसके बाद से हम पाइथन में कोलोन देते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्ट के लिए हम कोलोन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर में हम कोलोन का यूज़ करते हैं, वाइल में हम कोलोन का यूज़ करते हैं, इफ़ में हम कोलोन का यूज़ करते हैं। तो हम कोलोन दे करके उसको डिफाइन करेंगे और देन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है, यह हम एरिया फंक्शन बना रहे हैं जिसके द्वारा हम किसी सर्किल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो AR एक हमने वेरिएबल ले लिया और इक्वल टू हमने लिखा है 3.14। उसमें R का बर करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी R वैल्यू आई है उसको रेडियस मान करके एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। और जो बुलाएगा, जो फंक्शन एरिया फंक्शन को बुला रहा है, वहाँ पर AR की वैल्यू चली जाएगी। यहाँ ध्यान देना है, अगर हम फंक्शन द्वारा किसी वैल्यू को कॉलिंग फंक्शन में भेजना चाहते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। यह रिटर्न स्टेटमेंट हमारे फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है। अगर हम लास्ट नहीं रखते हैं, उसके नीचे भी कोई स्टेटमेंट रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न के बाद से वो वहाँ से कॉलिंग में वापस चला जाता है। आगे है अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन। वही सारी बातें हम जो अभी डिस्कस किए, जैसे DEF यानी कि डेफ से हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद से एरिया नाम का एक फंक्शन बनाया गया है। एरिया हमारा फंक्शन का नाम है जो कि यूजर डिफाइन है, जो कि हमने डिफाइन किया है। इस नाम को डिफाइन करते समय जैसे हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते समय रूल्स को फॉलो करते हैं, उसी तरह से वेरिएबल नेम की तरह यह भी नेम है। वेरिएबल डिफाइन करने के जो नियम होते हैं उस नियम को हमें वेरिएबल का नाम रखते समय भी पालन करना चाहिए। उसके बाद से आर उस फंक्शन में भेजा जा रहा है तो यह पैरामीटर होगा, या इसे हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। आर्गुमेंट सबसे आप लोग परिचित होंगे। जैसे दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं तो अगला कहता है कि डोंट आर्ग्यू विथ मी, हमसे बहस मत करो। तो जिसको बुला रहे हैं उसको क्या मैसेज दे करके बुला रहे हैं, उसी को पैरामीटर या आर्गुमेंट कहते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर है, आगे हम डिस्कस करेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू टू कॉलिंग फंक्शन। जो उस फंक्शन को बुलाता है वहां पे वो वैल्यू रिटर्न आती है।
कॉलिंग, इन्वोकिंग और यूजिंग ए फंक्शन। हम कैसे किसी फंक्शन को यूज करेंगे या कॉल करेंगे या इन्वोक करेंगे, इन्वोक यानी कि जागृत करेंगे, यानी कैसे फंक्शन को बुलाया जाता है। फंक्शन को बुलाने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट देंगे। जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू 7, यानी कि एक वेरिएबल हमने लिया है और उसका मान हमने 7 रखा है और इस a से हम एरिया को बुला रहे हैं, तो हम किसी भी फंक्शन को बुलाते समय फंक्शन का नाम देंगे और पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास कर देंगे या आर्गुमेंट पास कर देंगे। तो एरिया फंक्शन बुलाया जा रहा है और उसको जो मैसेज दिया जा रहा है उसमें जो वैल्यू उसको भेजी जा रही है वह a है, यानी कि एरिया को बुलाया जाएगा और a एज ए आर्गुमेंट जाएगा, यानी कि a का मान 7। एरिया फंक्शन बुलाते समय हम उसको मैसेज 7 दे रहे हैं, तो 7 के आधार पर उसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। फंक्शन पाइथन फंक्शन टाइप। पाइथन में फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? पाइथन में फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो हमारे कंपाइलर द्वारा हमें मिलते हैं, ऐसे फंक्शन जो पाइथन के कंपाइलर में पहले से डिफाइन होते हैं और सीधे हम उसका यूज करते हैं। ऐसे फंक्शन जो हमारे कंपाइलर में पहले से बिल्ट इन होते हैं उसे हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन है, जैसे इनपुट फंक्शन है, जैसे आईएनटी फंक्शन है। ऐसे फंक्शन जैसे रेंज फंक्शन है। ऐसे फंक्शन जो हमें कंपाइलर द्वारा हमें मिलते हैं उसे बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। दूसरे जो फंक्शन होते हैं जो कि मॉड्यूल में डिफाइन होते हैं। जितने भी डेवलपर होते हैं वह मॉड्यूल बना करके पाइथन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और कोई भी लैंग्वेज पॉपुलर तभी होती है जिसके डेवलपर अधिक होते हैं, जिसमें मॉड्यूल अधिक डिफाइन होते हैं, जिसकी लाइब्रेरी रिच होती है। तो ऐसे फंक्शन जो किसी डेवलपर द्वारा बनाए गए हैं और वो पाइथन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे आप लोग क्लास 11th में पढ़ा है कि एक मैथ मॉड्यूल होता है जिसमें मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे एक रैंडम मॉड्यूल होता है जिसके द्वारा हम कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। तो जब हम किसी मॉड्यूल को अपने पाइथन प्रोग्राम में इंटीग्रेट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो उस मॉड्यूल के आने से वो सारे फंक्शन हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाते हैं और उसका यूज हम करते हैं। जैसे मैथ मॉड्यूल में अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है या मैथ फंक्शन के माध्यम से आपको साइन कॉस tan निकालना है या स्क्वायर रूट निकालना है, तो ऐसे फंक्शन जो किसी मॉड्यूल में होते हैं, ऐसे फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम पहले मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं और फिर फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर किसी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो आपका स्टेटमेंट होगा math डॉट abs और फिर हम पैरेंथेसिस द्वारा उस फंक्शन का यूज कर लेंगे। इसी तरह से अचानक कोई नंबर्स जनरेट करना है तो उसके लिए रैंडम फंक्शन होता है। तो रैंडम मॉड्यूल में जो फंक्शन है तो वो फंक्शन पहले मॉड्यूल नेम हम लेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर उस फंक्शन का नाम लेकर के यूज कर सकते हैं। तीसरा जो होता है वह यूजर डिफाइन होता है, जिसे प्रोग्रामर डिफाइन करता है और यूज करता है। यानी कि हम जो फंक्शन अपने द्वारा बनाएंगे वह यूजर डिफाइन होगा। तो फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं पाइथन में। ऐसे फंक्शन जो कंपाइलर द्वारा आते हैं उसे बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन जो मॉड्यूल द्वारा आते हैं उसे मॉड्यूल फंक्शन बोलते हैं। और जो प्रोग्रामर द्वारा फंक्शन बनाए जाते हैं उसे हम यूजर डिफाइन फंक्शन बोलते हैं। यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरी कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम फंक्शन बनाएंगे और उसका यूज करेंगे। वही टॉपिक फिर आया कि कैसे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर फंक्शन का नाम देंगे, फिर पैरेंथेसिस देंगे और जो आर्गुमेंट हम
पास करना चाहते हैं या जो जो मैसेज देना चाहते हैं बुलाते समय उस फंक्शन को उसको देंगे। फिर कोलोन दे करके और सेट ऑफ स्टेटमेंट को वहाँ लिख देंगे। जैसे हम एक एरिया फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं तो डेफ कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। एरिया हमारा फंक्शन नेम है, फिर पैरेंथेसिस दिया गया है और बीच में पैरामीटर दिए गए हैं और फिर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हम देंगे, जैसे कि यहाँ एरिया कैलकुलेट किया गया है और फिर उस एरिया को भेजा गया है जिस कॉलिंग प्रोग्राम द्वारा उसे बुलाया गया है। तो फंक्शन डिफाइन करते समय डेफ कीवर्ड का यूज़ करेंगे। एक फंक्शन का नाम हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन करते समय वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन का यूज करेंगे, फिर पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और पैरामीटर देंगे। ऊपर जो फंक्शन का जनरल फॉर्मेट दिया गया है जिसमें डेफ लिखा गया है तो डेफ लेना जरूरी है। एंगुलर ब्रैकेट में फंक्शन नेम दिया गया है। जब भी कोई सिंटेक्स बताया जाता है अगर कोई एंगुलर ब्रैकेट में होता है तो वो कंपलसरी होता है और जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है जिसे आप ब्रैकेट बोलते हैं वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल यानी कि जैसे डेफ हमने नीचे लिखा है, डेफ लिखना ज़रूरी है। फंक्शन नेम हमने एरिया लिखा है तो फंक्शन नेम लिखना ज़रूरी है और ब्रैकेट में पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया है। इसका मतलब कि वो ऑप्शनल है। आप चाहें तो फंक्शन को बुलाते समय कोई मैसेज नहीं देना चाहते हैं तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। तो ऊपर जो जनरल फॉर्मेट है उसको ध्यान से देख लीजिए। डेफ कंपलसरी है, फंक्शन नेम कंपलसरी है, लेकिन पैरामीटर ऑप्शनल है। देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। आर्गुमेंट और पैरामीटर। अभी हमने कहा था कि आर्गुमेंट और पैरामीटर दोनों सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल अंतर होता है। आर्गुमेंट की डेफिनेशन है पाइथन रिफर्स टू द आर्गुमेंट बीइंग पास्ड एज आर्गुमेंट। जब किसी फंक्शन को बुलाते हैं और उसके पैरेंथेसिस में जो भी वेरिएबल देते हैं, जो भी वैल्यू देते हैं उसे आर्गुमेंट कहते हैं। अगर वह आर्गुमेंट कॉलिंग फंक्शन में जा रहा है तो वहाँ रिसीव किया जाता है। अगर वह रिसीव किया जा रहा है तो फंक्शन में जाकर के वो पैरामीटर हो जाता है। बुलाते समय जो वैल्यू देंगे वो आर्गुमेंट कहलाएगी और जब फंक्शन आएगा तो वहाँ पर वो पैरामीटर कहलाएगा। यही थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है, हालांकि दोनों सेम है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे समझने की आवश्यकता है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। अगर हम किसी फंक्शन को बुलाते समय कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि अपने आप कोई वहाँ वैल्यू चली जाए तो उसे हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे अभी हमने डिफाइन किया था एरिया आर, तो एरिया किसी वेरिएबल द्वारा कॉल कराया जाएगा तो वह कॉल होगा। अगर हम ब्रैकेट में आर नहीं देते हैं तो अपने आप कोई वैल्यू वहाँ चली जाए, उसके लिए आर की वैल्यू हम डिफाइन कर देंगे। जैसे देख लिए उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया है जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, तो डिफाइन हमारा कीवर्ड हो गया, इंटरेस्ट हमारा फंक्शन का नाम हो गया और उसमें 3 आर्गुमेंट जा रहे हैं और वहाँ 3 पैरामीटर आ रहे हैं। पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है टाइम और तीसरा है रेट। तो जिसमें प्रिंसिपल को हमने डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया है, रेट टाइम को हमने डिफ़ॉल्ट नहीं बनाया है, लेकिन रेट को हमने डिफ़ॉल्ट बनाया है। यानी कि इंटरेस्ट फंक्शन अगर आप प्रिंसिपल और टाइम से केवल कॉल करेंगे तो रेट की वैल्यू अपने आप 0.10 चली जाएगी। अगर आप वैल्यू दे करके बुलाते हैं तो वह नई वैल्यू जाएगी। आगे देख लेते हैं। यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया गया है SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 और फिर जो है फंक्शन द्वारा SI वैल्यू को कॉलिंग फंक्शन में बुलाया जा रहा है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की एक कंडीशन होती है। जो हमने फंक्शन बनाया था इसके पहले वहाँ पर रेट को हमने डिफ़ॉल्ट घोषित किया था।
कि अगर कोई रेट का मान न दे तो अपने आप 0.10 चला जाए। अगर आप चाहते हैं कि तीनों पैरामीटर दें तो तीनों पैरामीटर जाए, अगर नहीं दें तो अपने आप वैल्यू चली जाए, तो आपको सारे पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट घोषित करना होगा। लेकिन घोषित करते समय यह ध्यान रखना है कि आप सीधे प्रिंसिपल को डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। आप अपने फंक्शन के लास्ट पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर लास्ट को डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उसके पहले वाले को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, और जब बाकी सबको कर लेंगे तब कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आप प्रिंसिपल को डिफ़ॉल्ट अगर करना चाहते हैं तो उसके दाहिने तरफ जितने वेरिएबल हैं उन्हें डिफ़ॉल्ट करना होगा। तो पहले हमने रेट को किया था, रेट करेंगे तभी टाइम को कर पाएंगे, और उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जितने पैरामीटर हैं वो डिफ़ॉल्ट होंगे, तब आप प्रिंसिपल को कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने इंटरेस्ट फंक्शन बनाया है जिसमें प्रिंसिपल है, टाइम है और रेट है, जिसमें रेट को हमने डिफ़ॉल्ट किया है। रेट डिफ़ॉल्ट हुआ है तभी जा कर के टाइम डिफ़ॉल्ट होगा, और टाइम डिफ़ॉल्ट हुआ है तभी जा कर के प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल को डिफ़ॉल्ट करने के लिए उसके दाहिने तरफ जितने भी पैरामीटर हैं उन्हें डिफ़ॉल्ट करना होगा, और यहाँ रिटर्न में ही हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है। अब देखिए हम कॉलिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट को हम बुला रहे हैं, पहला पैरामीटर दिए हैं 5000, यानी कि 5000 चला जाएगा प्रिंसिपल वेरिएबल में, 5 चला जाएगा टाइम में। डिफ़ॉल्ट टाइम घोषित हुआ है, टाइम को हमने डिफ़ॉल्ट डिफाइन किया है और रेट को भी डिफ़ॉल्ट किया है। यहाँ 5000 चला जाएगा प्रिंसिपल में, 5 चला जाएगा टाइम में। चूँकि हम टाइम की वैल्यू दे रहे हैं इसलिए 5 जाएगा, अगर नहीं देते तो 3 जाता। यहाँ हमने रेट दिया है 3 दिए हैं तो रेट का मान 3 होगा, अगर नहीं दिए रहते तो इसका मान 0.10 रहता। अब देखिए दूसरा जो हम इंटरेस्ट की कॉलिंग कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल चला जाएगा 5000, टाइम चला जाएगा 4, और यहाँ पर तीसरा पैरामीटर, तीसरा आर्गुमेंट मिसिंग है, तो रेट का मान अपने आप 0.10 हो जाएगा। तीसरी कॉलिंग अगर हम एक ही आर्गुमेंट से उसे बुलाते हैं तो प्रिंसिपल का मान चला जाएगा 5000, और टाइम और रेट हमने नहीं डिफाइन किया है, तो टाइम की वैल्यू 3 हो जाएगी और रेट का मान 0.10 हो जाएगा। जितने भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो अपने फंक्शन द्वारा किसी एक वैल्यू को ही रिटर्न करते हैं, लेकिन पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक साथ कई वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। रिटर्न करने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक हम चेक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें x, y, z 3 वेरिएबल ले रहे हैं, और यहाँ रिटर्न कर रहे हैं x को, y को और z को। तो उसको स्टोर करने के लिए हम वैल 1, वैल 2 और वैल 3 लिए हैं। तो यहाँ से x वैल 1 में चला जाएगा, y वैल 2 में चला जाएगा और z वैल 3 में चला जाएगा। स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल हमें समझना होगा। अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन है तो उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही रहता है, यानी कि उस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर ही यूज किया जाएगा, उसके बाहर वो फंक्शन यूज नहीं होगा। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो किसी फंक्शन की बॉडी में नहीं है तो वह ग्लोबल वेरिएबल है और उसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन। इसी के साथ ही हमारा यह फंक्शन चैप्टर समाप्त होता है। आइए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे हम एक नई फाइल बनाते हैं, यहाँ हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं DEF एरिया R, और लिख रहे हैं AR = 3.14
इंटू आर और रिटर्न करा दे रहे हैं AR को। अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। रेडियस इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर रेडियस अब प्रिंट कराते हैं। प्रिंट एरिया इक्वल टू कमा, एरिया फंक्शन को बुला दे रहे हैं। इसको सेव कर लेते हैं। और रन कराते हैं। रेडियस मांग रहा है तो 5 हम दे देते हैं, तो रिजल्ट आ गया 78.5। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमने अपने मेन प्रोग्राम में रेडियस डिफाइन किया है और उस रेडियस से हमने इसको कॉल किया है। तो यह जो रेडियस वेरिएबल है यह एरिया में R में जाकर के कॉपी होगा और यहाँ एक वेरिएबल बनेगा AR नाम का जिसमें रिजल्ट कैलकुलेट होगा और यह वैल्यू यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। जब हम किसी वेरिएबल को बुलाते हैं, यहाँ एरिया वेरिएबल बुलाया जा रहा है, तो जब भी हम किसी फंक्शन को बुलाते हैं तो यह R एक डमी वेरिएबल है। जब बुलाते समय यह वेरिएबल क्रिएट होते हैं। रेडियस की वैल्यू R में चली गई, R में जब गया तो R एक डमी वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके नीचे AR एक डमी वेरिएबल क्रिएट हुआ और जैसे ही वह रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ यह दोनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो भी हमारे फंक्शन के पैरामीटर होते हैं बुलाते समय क्रिएट होते हैं और उस फंक्शन में जितने वेरिएबल रहेंगे वह जब तक फंक्शन चलता रहेगा तब तक क्रिएट हो जाएंगे और जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाता है तो वह वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। चलिए एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं एरिया रेक्टेंगल से, जिसमें लेंथ और विड्थ दो पैरामीटर देंगे और एरिया कैलकुलेट करा करके वापस कर देंगे। अब कॉलिंग प्रोग्राम में चलते हैं। x इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर वैल्यू y इक्वल टू इंटीजर इनपुट अब हम एरिया फंक्शन को बुला रहे हैं। प्रिंट एरिया इक्वल टू एरिया REC, इसमें x और y हम दे रहे हैं। यहाँ ध्यान देना है हमारे मेन प्रोग्राम में वेरिएबल हैं x और y
और जब हम x और y से एरिया रेक्टेंगल को बुलाएंगे तो x की वैल्यू L में चली जाएगी, y की वैल्यू W में चली जाएगी, और यह L और W डमी वेरिएबल होते हैं। जब हम फंक्शन को बुलाते हैं तब ये क्रिएट होते हैं, और जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन समाप्त होता है तो यह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को रिलीज कर देते हैं। चलिए इसको सेव करके रन कराते हैं। लेंथ दे दिए 5, विड्थ दे दिए 6, तो रिजल्ट आ गया। अगर आपको यह बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलते हैं, आपको एक नई बात बताते हैं। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, इन सब में एक मेन मेथड होता है। यानी कि हमारे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मेन, और जब हम उस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो मेन की बॉडी से ही एग्जीक्यूशन शुरू होता है। लेकिन पाइथन एक आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके एक्सट्रीम लेफ्ट से जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट से यह स्टेटमेंट लिखे गए हैं तो इसी को वह मेन मान लेता है, और यहाँ यह फंक्शन डिफाइन किया गया है। ध्यान देना है, जितने भी फंक्शन होंगे वो मेन के ऊपर रहेंगे और उसके बाद से हम मेन का यूज करेंगे। पाइथन में तो मेन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन पाइथन में भी आप चाहें तो मेन फंक्शन बना सकते हैं। जैसे आपको हम जावा का दिखाते हैं। देखिए ये जावा का है, जावा का यह मेन मेथड है। देखिए यहाँ मेन लिखा गया है। उसी तरह से सी में एक मेन होता है जिसमें हम लिखते हैं void मेन, और इसी में आर्गुमेंट देते हैं, और ऐसे हमारे सी का प्रोग्राम होता है। और जब भी हम उस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो मेन से ही स्टार्ट होता है। इसी तरह से C++ में भी void मेन होता है, और जावा में आप लोगों ने देख लिया मेन होता है। हम चाहें तो अपने पाइथन प्रोग्राम में भी मेन जोड़ सकते हैं। पाइथन में मेन बनाने के लिए हम लिखेंगे डिफाइन मेन और कोलोन दे देंगे, और यहाँ इंडिटेशन होगा। अब ये दो फंक्शन हो गए। एक फंक्शन तो हमने एरिया का डिफाइन किया है, और दूसरा जो है हमने पाइथन में एक मेन फंक्शन बनाया है। जब भी इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो मेन की बॉडी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। यानी कि पहला x वैल्यू प्रॉम्प्ट करेगा, फिर y वैल्यू प्रॉम्प्ट करेगा, और फिर तीसरे में एरिया को बुलाया गया है तो यहाँ से कंप्यूटर का पॉइंटर एरिया में चला जाएगा, और फिर इसको एग्जीक्यूट कराने के बाद से यहाँ वापस आ जाएगा। पाइथन में हमने मेन फंक्शन बनाया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे काम करना होगा। हम लिखेंगे इफ अंडरस्कोर 2 बार, उसके बाद से लिखेंगे नेम, फिर अंडरस्कोर 2 बार, इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में मेन, देन मेन। ये दो लाइन हमें जोड़नी पड़ेगी पाइथन में। अगर आप मेन मेथड का प्रयोग करना चाहते हैं, आप अपने प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन हो तो मेन से रन करे, उसके लिए आपको मेन डिफाइन कर लेना है और इफ स्टेटमेंट का यूज कर लेना है उसकी डिफिनीशन के बाद। और हम इसको सेव कर लेंगे और फिर रन कराते हैं।
यहाँ डबल इक्वल टू होगा, फिर हम सेव कर लेते हैं और रन कराते हैं। इसको सेव कर लेते हैं और फिर रन कराते हैं। तो देखिए मांग रहा है, तो दे दिए 10 और विड्थ दे दिए 20, रिजल्ट आ जाएगा 200। तो इस तरीके से आप अपने पाइथन प्रोग्राम में मेन मेथड बना सकते हैं अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह, जैसे सी की तरह या C++ की तरह या जावा की तरह। और जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे तो मेन से रन करेगा। आप लोग इस फंक्शन का प्रैक्टिस करिए और कोई दूसरा प्रोग्राम बनाइए। आप एक फंक्शन बनाइए ग्रेटेस्ट, जिसमें तीन आर्गुमेंट आप देंगे और उसमें से वो फंक्शन जो बड़ी वैल्यू होगा उसे रिटर्न करेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।